सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 विषय राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्रों का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सेट ए, प्रश्न क्रमांक 1, शीत युद्ध का अर्थ बताइए। उत्तर, शीत युद्ध में आमने सामने की लड़ाई नहीं होती। शीत युद्ध में युद्ध का स्थान मानव का मस्तिष्क होता है। इसमें विचारधाराओं की लड़ाई होती है। अस्त्र शस्त्र का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता। दो देशों के मध्य में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, घृणित प्रचार प्रसार होता है। एक दूसरे देश को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि बस अब तक युद्ध होने वाला ही है, लेकिन युद्ध नहीं होता। यही है शीत युद्ध। शीत युद्ध का समय 1945 से 1991 तक था। प्रश्न क्रमांक 2, नाटो तथा वार्सा मुख्यतः किस देश से संबंधित है। उत्तर, नाटो अमेरिकी सैनिक संगठन और वार्सा सोवियत संघ सैनिक संगठन था। प्रश्न क्रमांक 3, लेनिन कौन था। उत्तर, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था। इसका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 के रूसी क्रांति के नायक थे। सोवियत समाजवादी गणराज्य के अध्यक्ष थे और दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। प्रश्न क्रमांक 4, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। उत्तर, बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 5, वर्चस्व का क्या अर्थ है। उत्तर, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का एक ही केंद्र हो, उसे वर्चस्व शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान किस देश ने चलाया था। उत्तर, अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध 9/11 की घटना के बाद विश्वव्यापी युद्ध चलाया गया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। प्रश्न क्रमांक 7, किस प्रश्न को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उत्तर, चीन ने भारत पर पहला चीन की विस्तारवादी नीति, दूसरा तिब्बत का प्रश्न, तीसरा दलाई लामा को भारत में शरण देने के कारण, चौथा एशिया में चीन को सर्वोच्च बनने की इच्छा, और पांचवा भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न क्रमांक 8, LTTE का विस्तृत रूप लिखिए। उत्तर, LTTE का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल है। प्रश्न क्रमांक 9, दक्षेस के सदस्य देशों के नाम लिखिए। उत्तर, दक्षेस के सदस्य देशों के नाम, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठवां भूटान, सातवां मालदीव और आठवां अफगानिस्तान है। प्रश्न क्रमांक 10, अप्रवासी किसे कहते हैं। उत्तर, किसी देश में स्वदेश छोड़कर स्वेच्छा से बाहर से आकर बस जाने वाला व्यक्ति अप्रवासी कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ। उत्तर, भारत में 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। प्रश्न क्रमांक 12, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, व्यापार हेतु कानूनी नियंत्रण, आयात निर्यात की नीति में ढील देना उदारीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी। उत्तर, प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। प्रश्न क्रमांक 14, नियोजित विकास से क्या तात्पर्य है। उत्तर, नियोजित विकास का तात्पर्य है योजनाबद्ध विकास।
कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। उपलब्ध साधनों के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या है? उत्तर, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए गुजरात में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न क्रमांक 16, राम मनोहर लोहिया कौन थे? उत्तर, राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे तथा समाजवादी नेता थे और गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी और जनक थे। प्रश्न क्रमांक 17, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? उत्तर, गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 18, प्रतिबद्ध नौकरशाही का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रतिबद्ध नौकरशाही में अधिकारीगण सत्ताधारी दल के अनुसार कार्य करते हैं। जो सत्ताधारी दल के अनुसार कार्य नहीं करते उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है। उदाहरण, जर्मनी में हिटलर ने, चीन में माओ ने और सोवियत संघ में स्टालिन ने प्रतिबद्ध नौकरशाही स्थापित किया था। प्रश्न क्रमांक 19, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? उत्तर, अनेक पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। कई बार राष्ट्रीय संकट, युद्ध तथा आर्थिक संकट की स्थिति में भी गठबंधन किया जाता है। अगर गठबंधन टूट जाता है तो इस स्थिति में सदन में अविश्वास मत लाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, बसपा का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, बसपा का पूरा नाम बहुजन समाज पार्टी है। प्रश्न क्रमांक 21, सार्क से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। प्रश्न क्रमांक 22, भूमंडलीकरण के उदय के कारण लिखिए। उत्तर, भूमंडलीकरण के उदय के कारण पहला औद्योगिक क्रांति, दूसरा पारस्परिक निर्भरता, तीसरा विज्ञान एवं तकनीकी विकास, चौथा पर्यावरण सुरक्षा की समस्या के निराकरण हेतु, पांचवा आतंकवाद की समस्या के समाधान हेतु, छठवा मानव विकास हेतु, सातवां लोकतंत्र की रक्षा, आठवां व्यापार में वृद्धि, नौवां श्रम मानक निर्धारण, 10वां मानव अधिकार की रक्षा, 11वां सांस्कृतिक कारण, 12वां प्रशासनिक कारण। बच्चों, अब हम सेट बी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, SEATO का पूरा नाम लिखिए। SEATO, सीटो का पूरा नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रश्न क्रमांक 2, गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? उत्तर, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का अमेरिका व रूस के किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति का पालन करना गुट निरपेक्षता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 3, दो ध्रुवीय देश कौन कौन से है? उत्तर, दो ध्रुवीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है। प्रश्न क्रमांक 4, सोवियत प्रणाली क्या है? उत्तर, 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी विचारधारा के अधीन समाजवादी प्रणाली की स्थापना की गई, इसे ही सोवियत प्रणाली कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, नई विश्व व्यवस्था का नाम किसने दिया? उत्तर, नई विश्व व्यवस्था का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने दिया। प्रश्न क्रमांक 6, स्मार्ट बम क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा प्रयुक्त किए गए बमों को स्मार्ट बम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है? उत्तर,
यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारों का घेरा वाला झंडा यूरोप के लोगों की एकता व मेल मिलाप का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 8, दक्षिण का 11वां शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ? उत्तर, दक्षिण का 11वां शिखर सम्मेलन 4 जनवरी 2002 को काठमांडू में हुआ। प्रश्न क्रमांक 9, नेपाल व भारत के मध्य नई पारगमन संधि किस वर्ष हुई थी? उत्तर, नेपाल व भारत के मध्य नई पारगमन संधि सन 1999 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 10, शरणार्थी किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी देश का नागरिक अवैध रूप से दूसरे देश में लंबे समय तक निवास करे तो उस देश में उसे शरणार्थी कहते हैं। इसके कारण पिछड़ापन, प्रकृति का कहर, आतंकवाद, मौसम तथा अन्य मानवीय कारणों से पलायन होता है। पलायन एवं शरणार्थी की समस्या विश्वव्यापी है। प्रश्न क्रमांक 11, सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं? उत्तर, सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं। पहला परंपरागत धारणा और दूसरा अपरंपरागत धारणा। प्रश्न क्रमांक 12, वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें लोगों का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, तकनीक का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रथम आम चुनाव में किस दल की सरकार बनी थी? उत्तर, प्रथम आम चुनाव 1952 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रश्न क्रमांक 14, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। प्रश्न क्रमांक 15, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? उत्तर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 16, श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? उत्तर, श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 17, संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, संसद मार्च का नेतृत्व सत्यनारायण सिन्हा ने किया था। प्रश्न क्रमांक 18, नौकरशाही किसे कहते हैं? उत्तर, नौकरशाही शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। कोई भी प्रशासन लोक सेवा के बिना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नौकरशाही में शामिल व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे किसी दल विशेष की नीतियों व कार्यों से न जुड़े तथा संविधान के अनुसार कार्य करें। प्रश्न क्रमांक 19, यूपीए का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, यूपीए का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस है। इसे हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, नई आर्थिक नीति किस साल लागू हुई? उत्तर, नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई। प्रश्न क्रमांक 21, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सार्क के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, दक्षिण एशिया के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में तीव्रता लाना। तीसरा, सदस्य देशों के सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। चौथा, परस्पर सहयोग व विचार विमर्श द्वारा एक दूसरे की समस्या का मूल्यांकन करना। प्रश्न क्रमांक 22, प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है? उत्तर, सरकार द्वारा चिट्ठी, पत्री, सिनेमा आदि को प्रकाशन से पहले की गई जांच पड़ताल प्रेस सेंसरशिप कहलाता है।
प्रश्न क्रमांक 23, आर्थिक उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, व्यापार हेतु कानूनी नियंत्रण में ढील देते हुए आयात निर्यात को सरल बनाना आर्थिक उदारीकरण है। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की दर को ऊंचा करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना तैयार की गई। कर्नाटक में सूचना क्रांति, महाराष्ट्र में उद्योग क्रांति, गुजरात में व्यापार क्रांति से धन, सुविधा और पूंजी का उत्पादन बहुत हुआ, पर खेती किसानी का ज्यादा नुकसान हुआ। किसानों ने आत्महत्याएं की। बच्चों, अब हम सेठ सी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? उत्तर, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया अमेरिका और साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ अर्थात पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच की विभाजन का प्रतीक थी। प्रश्न क्रमांक 2, साग थेरेपी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को साग थेरेपी का नाम दिया गया। प्रश्न क्रमांक 3, समकालीन विश्व राजनीति क्या है? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्तमान तक की वैश्विक घटनाओं को समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? उत्तर, वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई। प्रश्न क्रमांक 5, बैंडवेगन क्या है? उत्तर, बैंडवेगन की रणनीति अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के वर्चस्व से कैसे निपटा जाए? अमेरिका से संघर्ष के बजाय उसके वर्चस्व के साए में आकर अधिक से अधिक उससे लाभ उठाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए निवेश करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यापार को बढ़ावा देना, ये सारी आवश्यकताएं अमेरिका के साथ रहकर पूरी करना, यही बैंडवेगन की नीति कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6, कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिससे इराक कुवैत से पीछे हट गया। इसे पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। प्रश्न क्रमांक 7, भारत आसियान समझौता कब और कहां हुआ? उत्तर, भारत आसियान समझौता 30 नवंबर 2004 को वियतनाम के लाओस शहर में हुआ। प्रश्न क्रमांक 8, आतंकवाद का क्या अर्थ है? उत्तर, हिंसा के द्वारा समाज में भय उत्पन्न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना आतंकवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, TULF का विस्तृत रूप लिखिए। उत्तर, TULF का पूरा नाम तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर, भारत के पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश है। प्रश्न क्रमांक 11, सुरक्षा क्या है? उत्तर, हानि से बचाव की क्रिया और व्यवस्था को सुरक्षा कहते हैं। इसमें गंभीर खतरों से आजादी, गंभीर खतरों को रोकने के उपाय करना, जिससे हमारा केंद्रीय मूल्य सुरक्षित रह सके। सुरक्षा के 2 धारणाएं हैं। पहला, पारंपरिक धारणा, इसके अंतर्गत बाहरी खतरा। दूसरा, अपारंपरिक धारणा, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा।
प्रश्न क्रमांक 12, कौन से प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की? उत्तर, नई आर्थिक नीति की घोषणा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। प्रश्न क्रमांक 13, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न क्रमांक 14, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर, सिल्वर क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से है। प्रश्न क्रमांक 15, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। प्रश्न क्रमांक 16, सिंडिकेट क्या है? उत्तर, कांग्रेस नेताओं के एक समूह को औपचारिक तौर पर सिंडिकेट नाम से इंगित किया जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। प्रश्न क्रमांक 17, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न क्रमांक 18, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य है? उत्तर, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ने के लिए किया गया था। इसका प्रमुख नारा सिंहासन खाली करो जनता आती है था। संपूर्ण क्रांति बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की गई थी। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थी। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक और आधारभूत परिवर्तन लाना था। प्रश्न क्रमांक 19, एनडीए का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस है। प्रश्न क्रमांक 20, 2014 के चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? उत्तर, 2014 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रश्न क्रमांक 21, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश हर तरफ से भूमि से घिरा है, उस देश का नाम बताइए। उत्तर, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है और यह देश हर तरफ से भूमि से घिरा है, उस देश का नाम भूटान है। प्रश्न क्रमांक 22, नवीन आर्थिक सुधार के 2 दोष लिखिए। उत्तर, नवीन आर्थिक सुधार के दोष इस प्रकार है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। दूसरा, आधारभूत उद्योगों की उपेक्षा की गई और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को महत्व दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23, आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? उत्तर, आपातकाल निम्न परिस्थितियों में लगाया जाता है। पहला, आंतरिक एवं बाह्य विद्रोह की स्थिति में। दूसरा, आपदा की स्थिति में। तीसरा, आर्थिक संकट की स्थिति में। चौथा, संवैधानिक संकट की स्थिति में। पांचवा, अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका की स्थिति में। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।